नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि मृतक का बयान कब मृत्यु की घोषणा न होके बल्कि वह एक ही समव्यवहार का भाग होते हैं। इन अदर वर्ड्स, when a statement of deceased is admissible as res gestae instead of dying declaration। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक को समझने के लिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और एक प्रश्न के उत्तर के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। फैक्ट या प्रश्न ये है कि अक्यूज्ड जिस पे आरोप लगा हुआ है वो 376 ऑफ द इंडियन पेनल कोड यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट का ट्रायल फेस कर रहा है और जिस पे यह आरोप है कि उसने ये अपराध बी नामक एक व्यक्ति को 25 अगस्त के दिन किया और जब वो अपराध करने के पश्चात विक्टिम के बेडरूम से बाहर निकला तो विक्टिम ने इस बात की सूचना अपने सास यानी मदर इन लॉ को बताया और ये भी बताया कि आरोपित व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया है। ऑन अगस्त 30 यानी 5 दिन बाद she was found drowned in the nearby canal। पास के नहर में उसका डूबने की वजह से देहांत हो जाता है। अब उसकी सास यानी विक्टिम की सास को एविडेंस के लिए बुलाया जाता है जिसमें जो डिजीज्ड बी ने जो बयान दिया है वो उसको रिकॉर्ड कराए। ठीक, अब सवाल ये है कि ये जो मृतक का बयान जो 25 तारीख को अपने सास को बताई थी वो बयान कहाँ पर ग्राह होगा? क्या वो डायन डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32(1) ऑफ द एविडेंस एक्ट में उपयोग किया जाएगा या रेस जेस्टी यानी फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन या मोटिव या सब्सिक्वेंट या प्रीवियस कंडक्ट के तौर पे सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत इस्तेमाल होगा। तो फ्रेंड्स, अगले स्लाइड पे चलते हैं और इस बयान का ग्राह्यता को परखते हुए ये इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा बयान किस जगह पे ऐसा साक्ष्य के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। दिए गए फैक्ट में 3 सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 6 यानी रेस जेस्टी, जो कि वर्डिंग ये है कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, अर्थात कि एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, यानी जो तथ्य विवाद न होते हुए भी किसी विवादित तथ्य से इस प्रकार संसक्त है कि वो एक ही समव्यवहार के भाग हैं तो वो तथ्य सुसंगत होंगे, चाहे वो उसी समय या और स्थान पर या विभिन्न समयों या स्थानों पर घटित हुए हों। रेस जेस्टी एक ऐसा स्टेटमेंट है, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा बयान है जिसे प्रूव किया जा सकता है थ्रू अनदर पर्सन, जिसने सुना और हु अपीयर्स एज अ विटनेस द सेड स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन इशू, यानी कि अगर वो एक ही समव्यवहार के भाग है और वो भाग इशू मुद्दा है तो फिर उसको प्रूव करने के लिए जिस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा उसको साक्ष्य के तौर पे या गवाह के तौर पे बुला करके उस बयान की सत्ता को परखा जा सकता है। रेस जेस्टी का दूसरी तरफ से अगर उसको समझने का प्रयास करें तो ये एक ऐसा थिंग है जिसे कहा गया हो या किया गया हो, यानी कि रेस जेस्टी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है थिंग सेड एंड डन। ठीक, इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ही समव्यवहार में या तो कोई बात कही गई हो या कोई कार्य की गई हो। ठीक है, उसे हम रेस जेस्टी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि वाई को पीट कर उसकी हत्या करने का एक्स अभियुक्त है और एक्स तथा वाई या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल यानी कुछ समय पूर्व या पश्चात
कहा या किया गया था कि वो उसी समव्यवहार का भाग बन गया है, तो वो तथ्य सुसंगत होंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 8, यानी मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, यानी हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण। यानी कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य या हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, वो सुसंगत होंगे। मोटिव यानी हेतु इज एन एसेंशियल टू फाइंड आउट द रियल अक्यूज्ड। वास्तविक आरोपित व्यक्ति को पता करने के लिए हेतु को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी भी अपराध में अभियोजन पे ये बंदिश नहीं है कि वो मोटिव को प्रूव करे, ठीक। लेकिन अगर अभियोजन पक्ष मोटिव को प्रूव करते हैं तो कोर्ट उस चीज़ को कंसिडर करेगी और इस बात पता करने की कोशिश करेगी कि वो हेतु जो है कितना सच है और कितना गलत है, यानी कि अपराध किस लिए किया गया है। उस हेतु को अगर अभियोजन पक्ष साबित करता है तो न्यायालय उस पर हर कीमत पे उस बात को कंसिडर करेगी। और ये बात जो है एपेक्स कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस शेर सिंह 1981 में हेल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का आचरण वो सुसंगत होता है, खासकर जब कोई स्टेटमेंट दी गई हो टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हेयरिंग विच अफेक्ट्स सच कंडक्ट इज रेलेवेंट। यानी कि जब भी कोई स्टेटमेंट बयान दिया गया हो, उसकी उपस्थिति में दिया हो या उनकी सुनने की क्षमता के अंतर दी गई हो, तो वो व्यवहार और वो आचरण जो है किसी भी केस में सुसंगत होते हैं। मोटिव या हेतु से संबंधित एक उदाहरण आपके समक्ष आ रहा है, वो ये है कि बी की हत्या के लिए ए का विचारण किया जाता है और ये तथ्य कि ए ने सी की हत्या की थी, इस बात को बी जानता था और ये जानता था कि ए ने सी की भी हत्या की हुई है और बी ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित यानी पब्लिक करने की धमकी देकर के ए से पैसे एक्सटॉर्ट करता है, यानी उद्यापित करने का प्रयत्न किया था। तो ये जो फैक्ट है ये सुसंगत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आखिर ए ने बी की हत्या क्यों की। अगला सेक्शन है सेक्शन 32, इसका सब सेक्शन 1 इम्पॉर्टेंट है, जो कि डायन डिक्लेरेशन यानी मृतक की घोषणा से संबंधित है। और इसकी वर्डिंग इस तरह है कि वे दशाएं जिनमें उन व्यक्तियों द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नहीं सकता है, यानी हु इज डेड और हु कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति न्यायालय अगर लगता है कि अनरीजनेबल है, ऐसी परिस्थिति है कि उनको लाना कोर्ट में सक्षम नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का बयान जो है वो रिलेवेंट फैक्ट होता है। अब आइए 32 का सबसेक्शन 1 देखते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन यानी मृतक की घोषणा, यानी जबकि वो मृत्यु के कारण से संबंधित हो तभी, यानी जबकि यह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपने मृत्यु के कारण के बारे में या समव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हुई है, तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण है वो प्रश्नगत है तो वो सुसंगत होगा। यानी कि ऐसा कोई भी बयान अगर मृतक व्यक्ति ने अपने मृत्यु होने से पहले अपनी मृतक होने का कारण या ऐसी परिस्थिति बताई जिसकी वजह से उनका मृत्यु हुआ है, तो वो सारे फैक्ट रिलेवेंट होंगे। और इस सेक्शन में ऐसे कथन भी सुसंगत होते हैं कि चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वो किए गए थे मृत्यु की प्रत्यंशंका थी या नहीं, यानी अनएक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ थी या नहीं, तो भी जो है अगर स्टेटमेंट ऐसे कोई दी जाती है तो वो कार्रवाई के लिए जिसमें वो व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी भी क्यों ना हो, वो सुसंगत होगी, ठीक। अब फैक्ट या प्रश्न के मेन उत्तर पे आते हैं। तो जैसा कि फैक्ट हम लोग के समक्ष आया कि अक्यूज जो है
वो बी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया और इमीडिएटली आफ्टर डिपार्चर ऑफ द अक्यूज्ड फ्रॉम हर बेडरूम बी टोल्ड दिस फैक्ट टू हर मदर इन लॉ। अपनी जो घटना उस पर घटित हुई थी, जो अपराध हुई थी, बी ने तुरंत जो है उस घटना का जिक्र अपने सास से किया था। सो अब देखें तो ये जो है अपराध का एक ही समयभार में होने वाली घटना है और इसीलिए ये कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन में होने की वजह से इट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 6 एज रेलेवेंट, यानी रेस जस्टी जो कहता है थिंग्स डन और सेड इज रेलेवेंट। तो सेम ट्रांजैक्शन एक ही समयभार की वजह से ये जो मृतक का जो कथन है वो सिर्फ सेक्शन 6 में ही रेलेवेंट होगा, किसी और यानी सेक्शन 8 और सेक्शन 32 में नहीं हो पाएगा। इसकी वजह देखिए अगले पैरा में है कि इफ अ पर्सन अगेंस्ट होम एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड शॉर्टली आफ्टर द अकरेंस मेक्स अ कंप्लेंट, ठीक, कुछ समय पश्चात टोटली जैसे घटना घटी उसके पश्चात ही कोई कंप्लेंट कर देता है तो वो रेलेवेंट कंडक्ट होता है और इट इज एक्ट मेकिंग कंप्लेंट बिकम्स रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। लेकिन बट इफ द एग्रीड पर्सन डज नॉट मेक अ कंप्लेंट एंड ओनली मेक अ स्टेटमेंट then such statement only is not relevant under section 8 as it does not explain or accompany any conduct। ठीक है, तो इसमें विक्टिम जो है वो अगर तुरंत कंप्लेन कर दी होती तब तो वो सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाता, लेकिन उसने कंप्लेन नहीं किया बल्कि अपने सास को सिर्फ घटने के बारे में बताया कि उसके साथ आरोपित व्यक्ति ने गलत कार्य किया है। ठीक है, अब आइए सेक्शन 32 के सब सेक्शन 1 पे आते हैं जो कि डायन डिक्लेरेशन संबंधित है। इसमें स्टेटमेंट ऑफ रेविश यानी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है मेड बाय बी डज नॉट रिलेट टू द कॉज ऑफ हर डेथ। याद रखिएगा जिस दिन अपराध हुआ उसके 25वें दिन उनका देहांत होता है, ठीक, और नॉट रिलेट टू द ऑफ एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस रिजल्टेड इनटू हर डेथ। और वो स्टेटमेंट कहीं भी किसी सर्कमस्टेंसेस या ट्रांजैक्शन को जिक्र नहीं करता है जिसकी वजह से उनका देहांत हुआ। तो इस तरह से हर डेथ अकर्ड ड्यू टू ड्राउनिंग ऑफ द कैनल, और डेथ हो कैसे रही है विक्टिम की, कनाल यानी नहर में डूबने की वजह से, और इसलिए हो सकता है कि ये सुसाइड भी हो। तो रेप में बी सेड टू द ऑब्जेक्ट, ये उद्देश्य हो सकता है कि उससे इतनी ज़्यादा अग्रीव्ड हो गई विक्टिम कि फाइनली उसे सुसाइड कर लिया हो, ये मोटिव हो सकता है। लेकिन दिस जो स्टेटमेंट जो उसने अपने सास को दिया है वो डायन डिक्लेरेशन में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। उसका इस्तेमाल सिर्फ रेस जस्टी यानी फैक्ट फॉर्मिंग सेम पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन के तौर पे अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में ही इस्तेमाल होगा। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम नया प्रश्न, उसके उत्तर, संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।